कोई मैटर किस तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, क्या वो सेम केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंस से बना हुआ है, या फिर वो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंसेस के मिक्सचर के तौर पे बना हुआ है। इस बेसिस पे हम मैटर को अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चैप्टर ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए, और ये इसका सेकंड टॉपिक है। जबकि फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था मैटर पे और स्टेट्स ऑफ मैटर पे। हमने ये देखा था कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन, और साथ ही साथ कुछ टर्म्स के बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में बात किया था। आज हम लोग मैटर को क्लासिफाई करेंगे। अब देखिए, मैटर एक ही तरह के केमिकल प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल से बना हुआ है या फिर वो मिक्सचर है, इस बेसिस पे हम मैटर को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। एक को कहा जाता है प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर, और दूसरे को कहा जाता है मिक्सचर। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्योर मैटर है या फिर कहें प्योर सब्सटेंस है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं होता है, कोई इम्प्योरिटी नहीं होता है, वो प्योर होता है। मतलब उसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, हर एक पार्टिकल में सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। और मिक्सचर में एक से ज़्यादा तरह के प्रॉपर्टीज वाले जो पार्टिकल्स है उसका मिक्सचर होता है और वो मैटर बनता है। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है, इसे भी दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। ये जो एलिमेंट है और ये जो कंपाउंड है, इनमें अगर आप डिफरेंशिएट करें तो आप ये पाएंगे कि एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट की बात कर लेते हैं कि एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम होता है। अब वो एटम चाहे वो एटॉमिक फॉर्म में हो या पार्टिकल चाहे एटॉमिक फॉर्म में हो या फिर पार्टिकल कंपाउंड के फॉर्म में हो, वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक ही तरह का होगा। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जितने भी नॉर्मली मेटल्स होते हैं, आयरन, कॉपर वगैरह, ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और ये इस तरह का, इसके जो एटम्स होते हैं वो इस तरह का क्रिस्टल बनाता है, ऐसे क्रिस्टल्स बनाता है, एक के साथ दूसरा जुड़ जाता है और एक साथ एक पंच बनाता है और ये क्रिस्टल बनाता है, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो स्पेशल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से ये क्लियरली समझ में आता है कि ये आयरन का स्ट्रक्चर है, ये आयरन जैसे एलिमेंट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वैसे अभी तक आपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है, ये स्टैंडर्ड 12th में हुआ करता था, अभी तो ये NCERT से बाहर चला गया है। उस हिसाब से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये BCC स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, जो कि आयरन इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाता है। इस तरह से कॉपर भी फेस सेंटर्ड दिखाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो वो भी एक तरह का क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होता है, इसी तरह का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो जो भी हो, जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स नॉर्मली इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है सॉलिड फॉर्म में। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले ये देख ले, यहाँ पर जो एटम्स हैं सारे एक ही एलिमेंट के एटम हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ सारे आयरन के ही एटम हैं, कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान ले कि कोई नोबल गैस है, जैसे कि हीलियम हो गया। लेट अस से यहाँ पर हम हीलियम को देख रहे हैं, सो ये हीलियम गैस का एग्जाम्पल है। तो हीलियम गैस में क्या होता है कि हीलियम गैस में एक ही तरह का एटम होता है और ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में होता है। आपको पता है नोबल गैस जो है किसी के साथ, खुद के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, और वो एटॉमिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हमें हीलियम का एटम दिख रहा है और ये गैसेस फॉर्म में है, इसीलिए ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर हम एक हीलियम का सैंपल लेते हैं, हीलियम गैस का सैंपल लेते हैं, तो उस सैंपल के भीतर बहुत सारे हीलियम एटम होंगे। यहाँ भी किसी भी तरह का इम्प्योरिटी नहीं है, सिर्फ हीलियम एटम ही है। तो यहाँ पर भी हम इसे एलिमेंट कह सकते हैं। उसी तरह से अब एक डायटॉमिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर भी ये एटम से ही बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि ये ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन कह लें, नाइट्रोजन कह लें,
ये हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल दिख रहा है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से ही बना हुआ होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि ये जो है ये एटॉमिक फॉर्म में है, ये एटॉमिक फॉर्म में है, जबकि ये जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। दोनों में अगर सिमिलैरिटी देखें तो दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों जो है एक ही तरह के एटम से बना हुआ है। भले ये एटॉमिक फॉर्म में है ये गैस और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ये गैस, लेकिन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या फिर कहें जो एटम्स हैं वो सेम एक ही तरह का एटम है। सो ऑक्सीजन का भी अगर आप प्योर ऑक्सीजन का सैंपल लेते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उन मॉलिक्यूल्स में भी एक ही तरह के एटम्स होंगे। तो इस तरह के पार्टिकल से बना हुआ जो चीज़ है इसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर हम इसे एलिमेंट कहेंगे। आयरन है ये हीलियम जो है एलिमेंटल फॉर्म में है, और ये ऑक्सीजन भी ऑब्वियसली ये भी एक एलिमेंट है, सिर्फ एक ही तरह के एटम से ये बना हुआ है। अब देखिए कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड का जो पार्टिकल होता है, कंपाउंड के पार्टिकल एक से ज़्यादा तरह के एटम से बना हुआ होता है। कंपाउंड जो मॉलिक्यूल से बनता है उसमें एक से ज़्यादा एटम रहता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। लेट्स से ये सोडियम क्लोराइड है NaCl। सो ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का ये एग्जांपल हमें दिख रहा है। यहाँ पर हमें मिल रहा है सोडियम आयन, ये सोडियम आयन पॉजिटिव सोडियम आयन है और ये क्लोराइड आयन है। सो इस तरह से ये क्रिस्टल बनाता है। यहाँ पर ध्यान दें, इस क्रिस्टल में एक से ज़्यादा तरह के एटम्स हैं, तो इसे ऑब्वियसली हम एलिमेंट नहीं कह सकते हैं, ये है कंपाउंड। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में इस तरह का हमें सोडियम क्लोराइड का इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर लेट्स से ये पानी है, ये पानी का मॉलिक्यूल है। पानी का मॉलिक्यूल जो है ये एक से ज़्यादा तरह के एटम से बना हुआ होता है। यहाँ पर ये जो है ये ऑक्सीजन है, दिस थिंग ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये हाइड्रोजन एटम है, दिस इज हाइड्रोजन। सो पानी का मॉलिक्यूल जो है एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ होता है। यहाँ पर आपको पानी का मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसे हम पानी का एक मॉलिक्यूल कहेंगे। पानी का एक मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ होता है। जबकि हम अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का केस को कंसीडर करते हैं तो ये सिर्फ ऑक्सीजन एटम से ही बना हुआ होता है, एक से ज़्यादा नहीं बल्कि एक ही तरह के एटम से बना हुआ होता है। जबकि पानी के केस में हमें क्या मिलता है, पानी के मॉलिक्यूल के केस में, कि यहाँ पर ये एक से ज़्यादा तरह के एटम से बना हुआ होता है। वेल यहाँ पर ये भी प्योर है, कंपाउंड भी प्योर ही होता है, क्योंकि प्योरिटी किससे डिसाइडेड होता है। प्योर और मिक्सचर का डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, इसके डेफिनेशन में अंतर यही है। प्योर हम उसे कहते हैं जहाँ पर कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाला हो। पानी में इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये जो मॉलिक्यूल है, हर एक मॉलिक्यूल में सेम प्रॉपर्टी है। आप कहेंगे यहाँ तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम भी है, आपके दिमाग में आ सकता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 अलग अलग तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी नहीं दिखता है पानी में, ना ही हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी दिखता है। ऑक्सीजन का अपना प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन का अपना प्रॉपर्टी है, लेकिन जब इनमें केमिकल रिएक्शन होता है और पानी का मॉलिक्यूल बन जाता है तो हर एक मॉलिक्यूल में पानी का ही केमिकल प्रॉपर्टी रहता है। ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी वहाँ गायब हो जाता है, हाइड्रोजन का भी प्रॉपर्टी गायब हो जाता है, नया प्रॉपर्टी उभर के आता है जिसे कि हम पानी का केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा ऑब्वियसली मॉलिक्यूल होगा। ये मॉलिक्यूल डिसाइड करता है इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा।
ये ऑक्सीजन एटम डिसाइड नहीं करता, क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम जो है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो चुका है, अपना प्रॉपर्टी ये लूज़ कर चुका है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी बॉन्डेड होने के बाद अपने अपना प्रॉपर्टी को लूज़ कर चुका है और नया प्रॉपर्टी इवॉल्व होके आया है। सो इसीलिए पानी का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के तौर पे हम पानी के मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, न कि ऑक्सीजन एटम को, न कि हाइड्रोजन एटम को। पानी के मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाता है। तो पानी का मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल एक ही तरह का है, इसीलिए इसे प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा, प्योर मैटर कहा जाएगा। आप अगर प्योर वाटर लेते हैं तो वो मिक्सचर नहीं है, वो प्योर है। हर एक पार्टिकल में सेम केमिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हम यहाँ CO2 का एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और ये जो है ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर एक CO2 मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है और यहाँ पर भी एक CO2 मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो ये प्योर मिक्सचर नहीं है, लेकिन इसे हम एलिमेंट नहीं कह सकते हैं, ये भी कंपाउंड ही है, क्योंकि इसका हर एक पार्टिकल मतलब हर एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट के एटम से बना हुआ है। एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ होता है। तो ये है प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट, एलिमेंट और कंपाउंड। अब हम लोग यहाँ से आगे बात करेंगे जो मिक्सचर है, मिक्सचर को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो मिक्सचर को भी ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर। कहीं पर 2 चीज़ों को अगर मिक्स कर दिया जाए, वहाँ पर ये जो मिक्सचर है अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, जैसे कि मान ले अगर हम पानी में थोड़ा नमक मिला लेते हैं, तो फिर नमक के जो पार्टिकल्स हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सादा नमक की बात कर रहे हैं हम, NaCl की बात कर रहे हैं, तो ये जो सोडियम आयन है और ये जो क्लोराइड आयन है, ये पानी के भीतर, पानी के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। आप एक गिलास पानी में थोड़ा सा नमक घोल ले, अब आप चाहे कहीं से भी पानी ले, उस गिलास में से कहीं से भी पानी ले, आप पानी सेम नमकीन पानी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि एक बार चम्मच से आपने उठाया तो ज़्यादा नमकीन होगा, नीचे का पानी कम नमकीन होगा, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे सैंपल में तो ऐसा नहीं होता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है, जैसे कि अगर समुंदर की बात करें तो वहाँ पर समुंदर के सतह पर, सरफेस में, और समुंदर के बॉटम में प्रेशर में चूँकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसमें सल्यूबिलिटी में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इतना छोटा सैंपल में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट इवनली वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण हम उसे होमोजेनस कहते हैं। होमो मतलब बराबर, होमोजेनस कहा जाता है उसे, इस तरह के मिक्सचर्स को। मिक्सचर मतलब एक से ज़्यादा तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले सब्सटेंस को अगर मिला दिया जाए एक साथ, तो वो मिक्सचर बन जाता है। अब यहाँ से आपको समझ में आ सकता है कि ये अगर होमोजेनस हुआ तो हेटेरोजेनस का मतलब क्या होगा। हेटेरो मतलब एक से ज़्यादा या डिफरेंट आप कह सकते हैं, अलग अलग। सो हेटेरोजेनस मतलब जब हम कहीं पर कुछ घोलते हैं या मिक्सचर बनाते हैं, घोलना कहना सही नहीं होगा, कहीं जब हम मिक्सचर बनाते हैं तो उस मिक्सचर में अगर पार्टिकल जिसे मिलाया जा रहा, वो पार्टिकल अगर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो बल्कि अनइवनली अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस तरह के मिक्सचर को हेटेरोजेनस मिक्सचर कहा जाता है, जिसे कि ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, कोलॉइड और सस्पेंशन। तो कोलॉइड और सस्पेंशन जो है, इसे समझने के लिए सबसे पहले चलिए एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में भी ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था, स्टैंडर्ड 10th में भी हम लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था, उसी को चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ इस गिलास में जो है सादा पानी है, बिल्कुल सादा पानी, कुछ मिलाया नहीं गया है। और यहाँ पर इस गिलास में जो पानी था, इसमें थोड़ा सा दूध मिला दिया गया है। दूध कोलॉइड होता है। दूध में फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है, या फैट ग्लोब्यूल्स मुझे कहना चाहिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके ग्लोब्यूल बनता है।
और इसी तरह से बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स जो है और साथ ही साथ शुगर मॉलिक्यूल, प्रोटीन वगैरह ये जो है यहाँ पर डिजॉल्व्ड रहता है। डिजॉल्व्ड कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होता, इसमें मिला हुआ रहता है। यहाँ पर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर देखें तो आपको वो अनइवननेस दिखेगा, क्योंकि वो जो ग्लोब्यूल्स होता है वो ग्लोब्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो जो है फ्लोट करता है पानी के भीतर, और वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, उसका कंप्लीटली इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। इस सेंस में इस मिक्सचर को सल्यूशन नहीं कहा जाता, जबकि जैसे हम नमक घोलते हैं पानी में तो वो सल्यूशन बनता है। सल्यूशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो होमोजेनस मिक्सचर है। तो इस सेंस में हम इसे थोड़ा सा दूध अगर मिला दे पानी में, या दूध को हम सल्यूशन नहीं कहते हैं बल्कि इसे कहा जाता है कोलॉइड। कोलॉइड के और साथ ही साथ सस्पेंशन भी हम देखेंगे। कोलॉइड और सस्पेंशन में एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी ये है कि उसमें टिंडल इफेक्ट दिखता है। टिंडल इफेक्ट क्या है, आपने 9th-10th में पढ़ा था, चलिए थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख ही लेते हैं। अगर हम यहाँ से लाइट पास करें, लाइट पास करने से हमें कोलॉइड और सस्पेंशन में इस तरह के लाइट के पाथ हमारे लिए विजिबल हो जाता है, हमें लाइट का पाथ दिखता है। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ये पाथ है लाइट का, ये जो पाथ है, पाथ विजिबल हो जाता है, जबकि इस केस में, पानी के केस में देखिए पाथ विजिबल नहीं है, और इसे कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये होता क्यों है, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स वगैरह जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या करता है, वो लाइट को स्कैटर कर सकता है। यहाँ से जो लाइट आ रहा है, सोर्स से जो लाइट आ रहा है, वो इससे टकराने के बाद इधर उधर स्कैटर्ड हो जाता है, और वहीं स्कैटर्ड लाइट ही, वहीं से ही लाइट जो है हमारे आँखों तक पहुंचता है और हम उस लाइट को देख पाते हैं। यहाँ से भी लाइट पार हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई पार्टिकल है नहीं जो लाइट को स्कैटर कर सके। जो भी मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, जो पानी के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, अब पूरी तरह से तो ये प्योर है नहीं, थोड़ा बहुत नमक वगैरह घुला हुआ है इसमें, तो वो जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है। लाइट के वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स, या फिर अगर थोड़ा नमक घुला हुआ रहे तो ये वो जो आयंस होते हैं, वो रिलेटिवली इतना छोटा होता है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता है। लेकिन इस केस में, दूध के केस में क्या होता है कि वहाँ फैट ग्लोब्यूल्स जो है रिलेटिवली काफ़ी बड़ा होता है। मॉलिक्यूल से कंपेयर करें अगर पानी के मॉलिक्यूल से, या सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, इनके साथ अगर कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि ये ग्लोब्यूल्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वो इतना बड़ा होता है कि लाइट को स्कैटर कर सकता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर लाइट का पाथ दिखता है। अब यहाँ पर अगर हम इस पानी के जगह थोड़ा इसे अगर हम चेंज कर दें, पानी को थोड़ा सा चेंज कर दें, और यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा घोल दें, यहाँ पर हमें आटा दिख रहा है, ये आटा अगर हम यहाँ पर घोल दें तो फिर ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। अब क्योंकि आटा का जो दाना है वो ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा होगा, रिलेटिवली काफ़ी बड़ा होगा, पानी के मॉलिक्यूल से तो काफ़ी बड़ा होगा, तो यहाँ पर इसीलिए आपको इस जगह पे अब जो है ये जो पाथ जो है, पाथ आपको क्लियरली इस जगह पे दिखेगा। आपको पाथ यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी जहाँ आटा घुला हुआ है यहाँ पर भी पाथ विजिबल है, और यहाँ पर भी देखिए चूँकि बहुत सारा लाइट यहाँ ऑलरेडी स्कैटर्ड हो चुका है, इसीलिए हमें उतना क्लैरिटी के साथ पाथ नहीं दिख रहा, लेकिन पाथ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर पाथ जो है अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पाथ यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए दिख रहा है। चूँकि बहुत सारा लाइट पहले ही स्कैटर हो चुका है, इसीलिए उतना प्रोमिनेंटली हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन वहाँ पर है लाइट जो पार हो रहा है, यहाँ स्कैटर हो रहा है। पिछले केस में हमने देखा था स्कैटर हो रहा था। ये टिंडल इफेक्ट है। कोलॉइड और सस्पेंशन जो है ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। इन दोनों में ही जिसे हम घोल रहे हैं,
जिस सब्सटेंस को घोल रहे हैं उस सब्सटेंस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो जाता है, होमोजेनसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, बल्कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाके देखें तो आपको दिखेगा किसी एक छोटे से रीजन में आपको शायद 2-4 या 2000 फैट ग्लोब्यूल्स दिख जाए और उसके बगल में उतना सा ही रीजन में आपको शायद 1500 फैट ग्लोब्यूल्स दिखे। लेकिन होमोजेनस के केस में, होमोजेनस मिक्सचर के केस में, या फिर उसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है सोल्यूशन, उसके केस में आप पाएंगे अगर पानी में थोड़ा नमक घोल दे और हम एक छोटा सा रीजन में कंसीडर करें और उस रीजन में अगर हमें जितने अमाउंट में सोडियम और क्लोराइड आयन मिलेगा उसके बगल में ठीक उतना ही स्पेस में हमें उतने ही सोडियम और क्लोराइड आयन मिलेंगे। उसे होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। अब देखिए कोलॉइड का अगर हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो कोलॉइड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो इसका जो साइज़ होता है पार्टिकल का ये बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि खुले आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल एक मॉलिक्यूल या आयन से काफ़ी बड़ा होता है, इतना सफिशिएंटली बड़ा होता है कि ये लाइट को स्कैटर कर सकता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें सस्पेंशन के पार्टिकल से, जैसे कि जिसमें हमने आटा घोल दिया था, तो आटा का जो दाना होता है वो नेकेड आई से दिखता है, खुले आंखों से दिखता है दाना, अगर आप ठीक से देखें तो वो दिख जाएगा। एक एक पार्टिकल वहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल दिखेगा, आटा का एक दाना वो दिखेगा, लेकिन कोलॉइड के जो पार्टिकल है ये खुले आंखों से नहीं दिखता है। फैट ग्लोब्यूल ये खुले आंखों से नहीं दिखेगा, एक बड़ा सा प्रोटीन वो भी खुले आंखों से नहीं दिखेगा, नंगे आंखों से नहीं दिखेगा, हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना होगा। लेकिन कोलॉइड का पार्टिकल, जैसे कि हम बात कर रहे थे, कोलॉइड के पार्टिकल इतना बड़ा होता है, सफिशिएंटली बड़ा होता है कि ये लाइट को स्कैटर कर सके। और अगर कोलॉइड को कुछ देर आप छोड़ दे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल नहीं हो जाता है, बल्कि वो हमेशा उसी तरह से फ्लोट करते रहता है, उसका जो जिस लिक्विड में उसे घोला गया है उसमें वो फ्लोट करते रहता है वो पार्टिकल्स। लेकिन सस्पेंशन के केस में ऐसा नहीं होता है। चलिए मैं थोड़ा सस्पेंशन का भी प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ। सस्पेंशन का प्रॉपर्टी जो है ये यही है कि जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल काफ़ी बड़ा होता है, पार्टिकल रिलेटिवली बड़ा होता है, पार्टिकल्स आर बिग, लार्जर कहना चाहिए मुझे, पार्टिकल्स आर लार्जर इन कंपैरिजन टू द पार्टिकल ऑफ कोलॉइड। ये एक प्रॉपर्टी है। ये खुले आंखों से दिखता है, इतना बड़ा होता है कि खुले आंखों से दिखता है। और ये जो है ये अगर इसे छोड़ दिया जाए तो फिर ये सेटल डाउन कर जाता है इसका पार्टिकल्स। आप आटा घोल दे पानी में, आप पानी में आटा घोल दे तो आप देखेंगे कुछ देर बाद जो है आटा के जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे नीचे जमा हो जाएगा और ऊपर पानी रह जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है कोलॉइड और सस्पेंशन का। अब देखिए ये जो होमोजेनस मिक्सचर होता है, इस होमोजेनस मिक्सचर का जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये कि इसमें जिसे घोला जा रहा है, मतलब जो मिक्सचर बनाया जा रहा है वो मिक्सचर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। होमोजेनस मिक्सचर के यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। पहला ये जो एग्जाम्पल है ये एयर का एग्जाम्पल है। चलिए मुझे कहना चाहिए मिक्सचर ऑफ, लेट अस से, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर नाइट्रोजन का एटम आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन का एटम रिप्रेजेंटेड है यहाँ पर, और ये जो है ये ऑक्सीजन का एटम है, दिस इज ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आई एम सॉरी। यहाँ पर इस कंटेनर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। बहुत सारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, उसके बीच कुछ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि किसी खास कोने में ऑक्सीजन ज़्यादा है, किसी खास कोने में नाइट्रोजन रिलेटिवली ज़्यादा है। हाँ, वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन ज़्यादा है ऑक्सीजन से, लेकिन जो कंपोजिशन है, जो परसेंटेज है,
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, वो परसेंटेज कहीं वेरी नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन अगर मान ले 70% है यहाँ पर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 70%, यहाँ पर 60%, यहाँ पर 80%, यहाँ पर 50%, ऐसा नहीं होगा। जो परसेंटेज है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन हर जगह पे बराबर रहेगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के नंबर का जो रेशियो होगा, वो रेशियो हर जगह पे बराबर ही होगा। तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर देखे होमोजेनस मिक्सचर होगा, बिल्कुल बराबर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल, ये गैसेस फॉर्म में है ये मॉलिक्यूल्स, तो गैस का प्रॉपर्टी ही होता है कि ये जिस कंटेनर में रखा जाए उस कंटेनर में ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, चारों तरफ बराबर फैलेगा। तो हर तरफ बराबर फैलने के कारण अगर मान ले यहाँ पर पहले नाइट्रोजन था, हाइपोथेटिकली सोचे कि यहाँ पर नाइट्रोजन था, वो उस नाइट्रोजन ने पूरे स्पेस को घेर रखा था, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था नाइट्रोजन, हर कोने में था, हर जगह पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल था। अब उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर मिलाया जाए तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसका मूव करने का टेंडेंसी तो हर तरफ होगा, प्रोबेबिलिटी हर तरफ होगा, तो ये हर तरफ रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। और बहुत देर बाद देखा जाए या कुछ ही देर बाद आप ये पाएंगे कि वो मॉलिक्यूल्स जो है ये चारों तरफ इवनली फैल चुका है, चारों तरफ ये बराबर रेशियो में ये फैल चुका है। तो इस हिसाब से आप पाएंगे कि इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं, गैसेस के जो मिक्सचर होते हैं, ये होमोजेनस मिक्सचर ही होता है, इसमें हेट्रोजेनिटी नहीं दिखता है, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। और ये जो सेकंड एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का NaCl का सल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का सल्यूशन। इसका मतलब ये है कि NaCl को, सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया गया, एक्वस सल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सल्यूशन है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, ये सब। अगर आप पानी के मॉलिक्यूल को गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पानी के मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम होता है, तो यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इस जगह पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इस कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन एटम, और ये वाला हाइड्रोजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलके ये बॉन्ड बना, तो शेयर कर रहा 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो अफिनिटी होता है, बॉन्डेड पेयर जो होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड है, उसे अपने तरफ खींचने का जो टेंडेंसी होता है वो ऑक्सीजन में ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन इस पेयर को ना अपने तरफ खींच लेता है, दोनों पेयर्स को, दोनों ही बॉन्डेड पेयर्स को अपने तरफ खींच लेता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बढ़ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ से अगर वो करीब आ जाता है ऑक्सीजन एटम के, इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने के कारण ऑक्सीजन के तरफ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसे डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। और हाइड्रोजन से चूँकि ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा दूर चला गया है, मतलब हाइड्रोजन में नेगेटिव जो चार्ज, उसके अपने हिस्से का भी नेगेटिव चार्ज जो है वो उससे दूर चला गया है, तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज का उल्टा इफेक्ट होगा। चूँकि एटम तो न्यूट्रल होता है, उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। वही इलेक्ट्रॉन अगर दूर चला जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, इसे डेल्टा प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। तो ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन के तरफ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस और हाइड्रोजन के तरफ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस के कारण क्या होता है, जब आयनिक कंपाउंड्स को
मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, अगर उसे पानी में डाला जाता है तो उसके जो आयंस है वो आयंस को पानी के मॉलिक्यूल स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव आयन को खींचता है अपने तरफ, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन में, ये नेगेटिव आयन को अपने तरफ खींचता है और उसे तोड़ देता है, आयन को तोड़ देता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयन जो है टूटने के बाद सोडियम आयन यहाँ पर है, क्लोराइड आयन यहाँ दिख रहा है आपको। इसी तरह से क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। और साथ ही साथ क्या बनता है यहाँ पर, ये आयन टूटने के बाद चूंकि ये सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन है, उसके कारण ये ऑक्सीजन को अपने तरफ खींचता है। ऑक्सीजन चूंकि इसके तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो आप देखिए ऑक्सीजन, जो पानी के मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इसके तरफ मुंह किए हुए रहता है, इससे अट्रैक्टेड होता है, तो इस तरह का एक ग्लोब्यूल बनाता है। ये जो सोडियम जो जब पानी में मिलाया जाता है तो सोडियम आयन जो है 6 ऑक्सीजन एटम के साथ इस तरह से एक तरह का बॉन्ड ही कह सकते हैं आप, इस तरह का बॉन्ड बना के एक ग्लोब्यूल जैसा बनाता है। और इन केस ऑफ क्लोराइड आयन, चूँकि क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है जिसमें कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसे अपने तरफ खींचता है। और हाँ, मैंने 6 कहा था पिछले केस में, सोडियम के केस में 8 होता है, 8 सोडियम के केस में 8 पानी का मॉलिक्यूल जो है मिलके ग्लोब्यूल्स बनाता है। और यहाँ पर अगर आप क्लोराइड आयन का केस देखें तो क्लोराइड आयन भी इसी तरह का ग्लोब्यूल बनाता है। ये हाइड्रोजन एटम को, या हाइड्रोजन के पार्शियल चार्ज के कारण हाइड्रोजन एटम को अपने तरफ खींचता है। और ये 6 मॉलिक्यूल्स को, पानी के 6 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बांधे रखता है और ग्लोब्यूल बनाता है। तो ये चूँकि सोडियम क्लोराइड का ये जो आयन है आयनिक फॉर्म में टूट जाता है और ये पानी के साथ इस तरह का ग्लोब्यूल बना के पानी के साथ ही बिल्कुल घुल मिल जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बिल्कुल इवनली पानी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, कहीं अनइवननेस नहीं रहता है, बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसीलिए इसे हम होमोजेनस मिक्सचर के कैटेगरी में रखते हैं। तो ये जो पहला केस था ये तो एक होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे हम इसे, और ये भी होमोजेनस मिक्सचर है लेकिन इसे स्पेशल नाम दिया जाता है, इसे सॉल्यूशन कहा जाता है। इस तरह के होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है जहाँ पर कि इस तरह के आयनिक इंटरैक्शन होता है। यहाँ पर कोई भी इस तरह का आयनिक इंटरैक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई भी काम नहीं है, खास काम यहाँ नहीं है। इनके बीच जो बॉन्ड है, कोई बॉन्ड नहीं होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बॉन्ड होता है, कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अगर एयर में गैसेस मॉलिक्यूल्स को देखें तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच कोई बॉन्ड नहीं होता है, किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होता है। बीच बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, टकरा जाता है, टकरा के फिर रिबाउंड करके चला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो इस तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बना हुआ जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के कारण जब हमें होमोजेनस मिक्सचर मिलता है तो उस होमोजेनस मिक्सचर को स्पेशल नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देखा। सो मैटर को इस तरह से ब्रॉडली 2 कैटेगरीज़ में, प्योर और मिक्सचर, इस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। प्योर को 2 कैटेगरीज़ में, एलिमेंट और कंपाउंड में कैटेगराइज किया जाता है। एलिमेंट हम उसे कहते हैं जिसमें कि एक ही तरह का एटम होता है, और कंपाउंड हम उसे कहते हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में एक से ज़्यादा तरह के एटम होते हैं। मिक्सचर 2 तरह के हैं, हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस। हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमें क्या दिखता है कि उसके जिसे हम घोलते हैं या मिक्स करते हैं, वहाँ पर वो जो मिक्सचर है कम्प्लीटली इवन नहीं होता है, उसमें अनइवननेस रहता है। कहीं पर कुछ पार्टिकल प्रोपोर्शन में ज़्यादा होता है तो कहीं पर कुछ पार्टिकल प्रोपोर्शन में कम होता है।
लेकिन होमोजेनस के केस में ऐसा नहीं होता है। होमोजेनस मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो इस तरह से मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड उसे मेज़र कैसे किया जाता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, हर वीडियो की तरह यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।